जो उनकी कल्पना का राष्ट्र है, जो उनके सपनों का राष्ट्र है, जिसको वो हिंदू राष्ट्र का नाम दे रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में आपका स्थान क्या बनेगा, ये क्लियर दिखाई दे रहा है। जो संस्कृति इनके हाथ से, उनके अधिकार इनके हाथ से निकल गए, संविधान के माध्यम से निकल चुके थे, उनको वापस धार्मिक तौर पे वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। एजुकेशन, जितने भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर थे जिनमें आप हम लोग पढ़े, जो गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं के द्वारा स्कूल चलने चाहिए, जो गवर्नमेंट की नैतिक ड्यूटी में आता है, उनको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है और उनको प्रगतिवादी दौर के नाम पर उनको सीधे सीधे प्राइवेट किया जा रहा है। और प्राइवेट में फीस कितनी होगी आप अच्छे से जानते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाने में सफल नहीं हो सकते। ये जब जिसके समाज को अगर गुलाम बनाना है, तो बाबा साहब भी कहते थे कि उनको शिक्षित कर दो, उनको एजुकेशन से दूर कर देना चाहिए। और एजुकेशन से दूर करने का एक रास्ता बन गया है। कुल मुट्ठी भर लोग हैं जो 2-4 होंगे जो शहर में, या 2-4 लोग जो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, वो भी एक सीमा तक। लेकिन जो आम व्यक्ति के अप्रोच में, जिससे मैं आप पढ़ के आए हैं, वो खत्म किया जा रहा है। आप देखेंगे रिजर्वेशन की बात अगर करते हैं, रिजर्वेशन कोई मांगा थोड़ा जा रहा है, कोई मांग नहीं की जा रही है और बाम से कोई डिमांड भी नहीं करती है। तो एजुकेशन और आरक्षण का दोनों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आपकी एजुकेशन ठीक नहीं होती तो फिर आपके द्वारा जो आपकी भागीदारी सुनिश्चित की गई संविधान में, जिसके तहत आपका इकोनॉमिक सोशली डेवलपमेंट होना है, वो रुक जाता है। तो आपको अपने स्वयं के संसाधनों को विकसित करके अपने स्वयं के विद्यालय भी बनाने, केवल सरकार के भरोसे रहा नहीं जा सकता। ये तो दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे आपको समाप्त किया जा रहा है, आपके संसाधन खत्म किए जा रहे हैं। तो फिर आपको करना क्या चाहिए। मैं अभी आंकड़े देख रहा था, मैंने देखा कि एक 1.48 मान लो अरब के आसपास का बजट बनता है। आप देख रहे हैं कम नहीं होता, 1.48 अरब के आसपास बजट बना एजुकेशन का। और जो SST के जो लोग हैं, उनका बजट, जो उनको वजीफा मिलता था वो खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत संसाधन मिलते थे पढ़ने के, वो खत्म हो गए। अब किसी MBBS में जाने का कोई रास्ता ढूंढता भी है तो वो फीस नहीं दे पाता है। तो ये बजट कहाँ जा रहा है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा संविधान में आता है, वो कहाँ जाता है, कभी देखते हैं उसके ऊपर, आप चेतना करते हैं उसके ऊपर, कभी आप चिंतन करते हैं कभी उसके, आप इस पर नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा आपके बजट में प्रोविजन होने के बावजूद भी उस प्रॉपर फाइनेंशियल जो कमोडिटीज है उसका प्रयोग आप कर नहीं पा रहे। महामानव बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, गुरु रविदास जी, कबीरदास जी, गुरु नारायण जी, पेरियार जी, उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर आसीन सबसे पहले मैडम सुनीता जी और प्रोफेसर चमन जी, संजीव बसीन जी, डॉक्टर कुंज किशोर जी, आनंद वीरेंद्रा जी, श्री रमेश चंद्रा जी, रिटायर्ड JKS, और सुधीर कुमार जी, और मंच के सामने विराजमान समाज के महत्वपूर्ण जागरूक भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। और जो देश के विभिन्न भागों से आए हैं लंबी यात्रा करके, उनको भी मैं अच्छे स्टे के लिए और उनके संघर्ष के लिए उनको धन्यवाद करता हूं। बात शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत ही अगर व्यवस्थाएं दिखती हैं तो उसको आप जानते हैं, बामसेप के सिपाही हम लोग, तो उनको अवॉइड करते हैं। और जो मुख्य उद्देश्य है हमारे जीवन का, उसको पूरा करने के लिए हम अधिवेशन में शामिल होते हैं। तो इसको संख्या के आधार पे नहीं देखा जाता, इसको कमिटमेंट के आधार पे देखा जाता है कि जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ से जो भी लर्निंग है उसे करके जाते हैं। तो कुछ लोग जो नए होंगे शायद वो देख रहे होंगे कि संख्या में थोड़े कम लोग हैं, और जो बामसेप का जो विजन है वो पूरे विश्व में काम करता है, तो उस एंगल से लोग उसको देखते हुए होंगे। तो संख्या के आधार पर न देखते हुए उसको गुणवत्ता के आधार पर देखना है। और क्योंकि आज हमारे फर्स्ट दिन है, और फर्स्ट दिन जो हमारा मुख्य बात होती है वो जनरल महासभा होती है, जिसमें हम देश के लिए जो हमारे साथी आए हुए हैं उनके द्वारा हम एक विचार विमर्श करके अपने जो रेजोल्यूशन उन्हें पास करते हैं। कल संडे हमारा मुख्य है अधिवेशन का, जिसमें जो लोकल लोग हैं पार्टिसिपेट करेंगे। अभी मेरे से पहले मेरे जनरल सेक्रेटरी सुधीर कुमार जी ने ब्रीफ में थोड़ा आइडिया देने का प्रयास किया कि सब्जेक्ट बामसेप देश के लिए जो रखता है उनका मेन उद्देश्य क्या है। मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा क्योंकि पहला सेशन हो रहा है हमारा, और जब हम पूर्ण रूप से सेशन शुरू करेंगे उसमें हमारे जो देश के विद्वान, हमारी बहनें भी आई हुई हैं और अन्य साथी आए हुए हैं, अपने विचार रखेंगे। उन सबको हम एक ओरिएंटेड वे में एनालाइज करके बामसेप अपना एनालिटिक वे में काम करेगा और उन विचारों को लेकर के जो जरूरी चीज़ें हैं उनको देश में अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बामसेप के जन्म के समय से ही
जो संघर्ष इस देश में चल रहा है वो आज भी अनवरत जारी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम संघर्ष से हारे हुए लोग होते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। अगर हौसला हमारे पास है तो हम जीवन के दृष्टिकोण को बदल देते हैं। ये हमने कहाँ से सीखा है? ये हमने महापुरुषों से सीखा है। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष के माध्यम से हमें बताया है कि इस जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है। तो चिंता करने का विषय तो कुछ नहीं होता इसमें, केवल अपने एनर्जी को रिफॉर्म करने का विषय होता है कि वाम से हमारी एनर्जी को और इन्हेंस करता है और बढ़ाता है। मैं देख रहा था कि जस्ट अभी जो विषय हमने देखे पर्कुलेट किए हैं या बताए हैं, उनमें महत्वपूर्ण बात हमने सेंसस की बात की है। आखिरकार जनगणना हम देश के अंदर क्यों चाहते हैं, और जो कि हम नहीं चाहते, ये वास्तव में सरकार का दायित्व बनता था और बनता है कि उसने उस काम को, जो वैधानिक काम उसको सौंपा गया था, उसने क्यों नहीं पूरा किया। इसी मुद्दे को अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि देश के जो जनगणना का जो शुरुआत की 1931 में जो बनाया गया था, उसके आधार पर जब आकलन किया गया कि इस देश में जो डिप्रेस क्लास है, जिनको आज की डेट में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है, उस समय उनको डिप्रेस अनटचेबल क्लास में डिफाइन किया जाता था। तो डिप्रेस क्लास के जीवन स्तर कितना डाउन था, कितना नीचे था, उसको अपलिफ्ट करने के लिए ये जनगणना का आधार बनाया गया था। डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं भी, लेकिन अब सभी जानते हैं कि पढ़ाना विषय नहीं हमारा होता, लेकिन आप उसको ध्यान से देखेंगे, गहन अध्ययन करेंगे और आप पाएंगे कि जनगणना कितनी इंपॉर्टेंट है। उसी के आधार पर बाबा साहब ने जो 1929 में आपका गोलमेज कॉन्फ्रेंस बैठा, उसका एक पार्ट बना, उसी पार्ट के आधार पर जनगणना को भी रखा गया था। तो आप देखेंगे कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस के आधार पर ही हमारे अधिकारों को सुनिश्चित किया गया। और आपको एक महत्वपूर्ण बात विदित है कि जनगणना के बेस को मानते हुए ही जब बाबा साहब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो 8 अगस्त 1932 को जो एक रेजोल्यूशन पास करवाया था, जिसमें हमें डबल बहुमत का अधिकार मिल गया था। आप है ना, जो आजकल पॉलिटिक्स के लोग बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में आने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे 141 मेंबर्स पार्लियामेंट वहाँ पे जाते हैं और अन्य पार्टी के लोग भी चुने के जाते हैं, विधानसभाओं में भी लगभग बहुमत के तौर पे होते हैं, फिर भी अपने देश के समाज के अधिकारों को सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। लेकिन आप देखेंगे गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद का जो डेवलपमेंट हुआ है वो 8 अगस्त 1932 का था। वो सेपरेट इलेक्टोरल जो प्रोसेस आपको मिल गया था वो आपका समाप्त कर दिया गया था। वो आप वहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जनगणना क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि अगर देश में जनगणना पूर्ण रूप से सामने आ जाएगी तो देश में जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं वो कितने, ये पता लग जाएगा, और कितने संसाधन हमारे पास है ये पता लग जाएगा, और कितने जो ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। और मुख्य बात यही है जो अभी फोकस की जा रही है, और आप देख भी रहे हैं कि जिस दिशा में देश को लेके चला गया है ये सिस्टम आज की गवर्नमेंट के माध्यम से, या जो अन्य जो संगठन जो अपने आपको राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं उसके माध्यम से, उसमें क्लियर कट एजेंडा है। वो यही है कि इस देश की संपत्ति का पूर्ण अधिग्रहण वो इस देश के पूंजीपति के हाथ में चला जाना चाहिए। और पूंजीपति के हाथ में जब सारे संसाधन चले जाते हैं तो देश में जो तथाकथित ब्राह्मणवादी व्यवस्था पुनः स्थापित की जा सकती है, जिसको बाबा साहब ने मुख्य शब्दों में कहा था कि यदि देश में पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद ये मानवता के लिए खतरनाक होते हैं, उसको देखेंगे, आप ध्यान से स्टडी करेंगे, ये वापस एक दौर चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मीटिंग का सार केवल एक ऐलान में ही है कि आप ध्यान से देखें कि इस देश के संसाधनों को किसके हाथ में दिया जा रहा है, और जो संसाधन के द्वारा हम अपने समाज की उन्नति में सहायक बनते थे वो हमारे से चले गए। उसको नाम दिया गया सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे आपके संसाधन आपसे लिए जा रहे हैं। एक कड़ी में चल रहा है, अब इस समय रहते सचेत होना जरूरी है कि इसको कैसे रोकना है, इसको कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक जो आम व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक किया जा सकता है, ये चिंतन का विषय वामसी के सामने है। तो उसी कड़ी में आप देखेंगे कि जो अंधविश्वास की प्रक्रिया है जिसको संस्कृति का नाम दिया गया, और संस्कृति के नाम पे जो संसाधनों को दुरुपयोग किया जा रहा है, जो धर्म के नाम पे दुरुपयोग किया जा रहा है देश के अंदर, वो उसी कड़ी में काम किया जा रहा है कि धीरे धीरे 20 साल लग सकते हैं उनको उस काम में आते आते, और पुनः जो उनकी कल्पना का राष्ट्र है, जो उनके सपनों का राष्ट्र है, जिसको वो हिंदू राष्ट्र का नाम दे रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में आपका स्थान क्या बनेगा ये क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ऑनरेबल मेंबर, ये सचेत होने का विषय है। तो वाम से इसको कम शब्दों में सचेत करना चाहती है कि जिसके प्रभाव में हम सब भी दिखाई देने लगे। ओके, अभी आपने देखा, अभी एक डेवलपमेंट किया देश के अंदर, राम मंदिर के नाम पे डेवलपमेंट किया गया, वो किसकी जरूरत क्या थी, वो किसके आधार पे किया गया, वो किस कड़ी का जोड़ के आप देखिए, वो कड़ी सामने दिखाई दे रही है कि जो संस्कृति इनके हाथ से, उनके अधिकार इनके हाथ से निकल गए, संविधान के माध्यम से निकल चुके थे, उनको वापस धार्मिक तौर पे वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये विषय इसलिए रखा गया है कि आप इसको गहन चिंतन करें, आप सचेत रहें। तो
कोई अगर अधिकारियों की बात में अगर आते हैं, इस देश की संपत्ति की अगर बात करते हैं, इस देश के नेचुरल रिसोर्स की अगर बात करते हैं, तो दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में भारत आता है। ये आप सभी जानते भी हैं। खनिज पदार्थों में हम नंबर 1 पे आते हैं, कई क्षेत्रों में नंबर 1 पे हम आते हैं। फिर जिनके आधिपत्य में ये खनिज पदार्थ, ये क्षेत्र आते हैं, वो गरीब क्यों है? उनके हिस्से में ये डेवलपमेंट आया क्यों नहीं? अभी देखा आपने छत्तीसगढ़ का या झारखंड का आपने देखा होगा एरिया, लगभग कितना है भाई कुंज किशोर जी, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया सौंपा गया है। वो कितने मूल्यवान वृक्ष थे, वहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं। ये बहुत गहरा विषय है और उनकी कोई सुनी नहीं गई है, ना कोई समाज को सुनाने का प्रयास किया गया है उसका। तो ये क्या हो रहा है देश के अंदर, ये जागरूक करना वामसिप का उद्देश्य है कि आप इसको देखें और जानें। दूसरा आता है एजुकेशन का मैटर। आप देखें एजुकेशन, जितने भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर थे जिनमें हम लोग पढ़े, जो गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं के द्वारा स्कूल चलने चाहिए, जो गवर्नमेंट की नैतिक ड्यूटी में आता है, उनको धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है और उनको प्रगतिवादी दौर के नाम पर उनको सीधे सीधे प्राइवेट किया जा रहा है। और प्राइवेट में फीस कितनी होगी आप अच्छे से जानते हैं। आप अपने बच्चों को पढ़ाने में सफल नहीं हो सकते। ये जब जिसके समाज को अगर गुलाम बनाना है, तो बाबा साहब भी कहते थे कि उनको शिक्षित कर दो, उनको एजुकेशन से दूर कर देना चाहिए। और एजुकेशन से दूर करने का एक रास्ता बन गया है। कुल मुट्ठी पर लोग हैं जो 2-4 होंगे जो शहर में, या 2-4 लोग जो पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को, वो भी एक सीमा तक। लेकिन जो आम व्यक्ति के अप्रोच में, जिससे मैं आप पढ़ के आए, वो खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए महत्वपूर्ण विषय है। आपको 2 दिन मिलेंगे इसके लिए, आप इसको रिसर्च पेपर की तरह तैयार करें और अपने समाज के हित में आपका योगदान क्या दे सकते हैं, इसको जागरूक करने में सहायता करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें कि आप देखेंगे रिजर्वेशन की बात अगर करते हैं, रिजर्वेशन कोई मांगा थोड़ा जा रहा है, कोई मांग नहीं की जा रही है और वाम से कोई डिमांड भी नहीं करती है। वाम से देश के जो मूलवासी हैं, जो देश के SC/ST बहुजन समाज के लोग हैं, ये उनका देश है, ये वो बता चुकी है। हम वाम से इस बात को बताने में सफल हैं कि हमने इस देश के नागरिकों को उनके देश से अवगत करा दिया गया है कि वो देश के मूलवासी यही हैं, इस देश के शासक वर्ग यही लोग हैं। अब इनको देखना अपने देश को चलाने का। तो लोग कहते हैं कि वामसिप ने क्या किया, ऐसे विचार विमर्श आता रहता है। उनको पता होना चाहिए कि यही वामसिप सामने बैठा हुआ है, जो आपके सामने विवेक के आधार पर देश को एड्रेस करने का उनके पास मादा आ चुका है, देश को चलाने का उनके पास कैलिबर आ चुका है और देश के विकास को डेवलपमेंट करने का उनके पास विशेष तौर से तकनीकी उनके पास संसाधन आ चुके हैं। तो अब देखो, पीछे मत जाओ, आप बहुत आगे जा चुके हो। वाम से अपने ज्ञान विवेक से आपको बहुत आगे पहुंचा चुके हैं। हम सब बहुत आगे की दौरे में जा चुके हैं। हम पूरे विश्व को चलाने की शक्ति रखते हैं, हमें वो शक्ति को वापस संजोना है और आगे बढ़ाना है। तो जो एजुकेशन और आरक्षण का दोनों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आपकी एजुकेशन ठीक नहीं होती तो फिर आपके द्वारा जो आपकी भागीदारी सुनिश्चित की गई संविधान में, जिसके तहत आपका इकोनॉमिक सोशली डेवलपमेंट होना है, वो रुक जाता है। तो आपको अपने स्वयं के संसाधनों को विकसित करके अपने स्वयं के विद्यालय भी बनाने, केवल सरकार के भरोसे रहा नहीं जा सकता। ये तो दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे आपको समाप्त किया जा रहा है, आपके संसाधन खत्म किए जा रहे हैं। तो फिर आपको करना क्या चाहिए? मैं भी आंकड़े देख रहा था, मैंने देखा कि एक 1.48 मान लो अरब के आसपास का बजट बनता है। आप देख रहे हैं कम नहीं होता, 1.48 अरब के आसपास बजट बना एजुकेशन का। और जो SC/ST के जो लोग हैं, उनका बजट, जो उनको वजीफा मिलता था वो खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत संसाधन मिलते थे पढ़ने के वो खत्म हो गए हैं। अब किसी MBBS में जाने का कोई रास्ता ढूंढता भी है तो वो फीस नहीं दे पाता है। तो ये बजट कहाँ जा रहा है? स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा संविधान में आता है, वो कहाँ जाता है? कभी देखते हैं उसके ऊपर, आप चेतना करते हैं उसके ऊपर, कभी आप चिंतन करते हैं कभी उसके? आप इस पर नहीं कर पा रहे। तो लिहाजा आपके बजट में प्रोविजन होने के बावजूद भी उस प्रॉपर फाइनेंशियल जो कमोडिटीज है उसका प्रयोग आप कर नहीं पा रहे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें इसके बारे में पूर्ण नॉलेज ना रखने के कारण ये हमारे साथ घटित हो जाता है। तो इसे कौन करेगा? इसे हमें सब करना है। तो वामसिप का जो योजना है देश के अंदर, जो हमने बेटी के माध्यम से, वामसिप एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक सेपरेट जो डेवलपमेंट खड़ा किया है देश के लिए, कि वामसिप जहां एक और देश में एक समान शिक्षा प्रणाली को प्रायोजित करती है, उसको स्थापित करने के लिए पूर्ण अभियान के साथ काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर यदि हमें उसे प्रभावित करना है तो हमें स्वयं की संस्कृति को, अपने स्वयं के जानकारी को रखने के लिए, हमारे स्वयं के संसाधनों को सदुपयोग करने के लिए, अपने मैन पावर का ठीक प्रयोग करने के लिए, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, अपने लोगों को एक स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हमारे स्वयं के विद्यालय होने चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, ऐसा मैं क्यों कहना चाह रहे हैं हम लोग इसमें, कि यदि एक विद्यालय की फीस को, मैं प्राइवेट की बात करने जा रहा हूँ, जस्ट एक आंकड़ा दे रहा हूँ कि एक विद्यालय की जो प्राइवेट फीस है उसको पढ़ाने के लिए मिनिमम 3000 रुपये पर मंथ का वो लेते हैं। वो 3000 रुपये पर मंथ का उनका मेन स्केल बना रखा उन लोगों ने, जिसपे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करती भी नहीं है। अब आप देखिए 36,000 रुपये वो इसको 1 साल के देता है उसको,
36,000 देगा। बाकी और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के नाम पे, बिल्डिंग के नाम पे उसको एवरेज जो पड़ता है वो 5,000 रुपये का पड़ जाता है। मान लो 60,000 रुपीज़ का आप एक्सपेंडिचर करते हैं। अब अगर हमारे बच्चे सपोज देश में हम केवल, ज़्यादा नहीं मैं बात कर रहा हूँ, केवल हमारे बच्चे 10 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, पूरे देश में हम 10 करोड़ बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं और एक बच्चे पे एवरेज खर्चा हम लगभग 60,000 रुपये करते हैं प्राइवेट स्कूल के माध्यम से, तो हम कितना बजट दे रहे हैं उनको, ये थोड़ा सोचने के विषय। कितना बजट दे रहे हो? 10,000, एक मान लो 10 करोड़ को आप 60,000 से गुना करके देखिए, आप कितनी बड़ी रकम उनको दे रहे हो। और आपके द्वारा दिए गए पैसे से वो देश में, विश्व में अपना नाम कमाते हैं, अपना स्थान अच्छा जीवन जीते हैं। कभी कभी सोचा करो उसको, कभी सोचना भी जरूरी है कि आप एवरेज कितने करोड़ रुपए का उनको टर्नओवर देते हो और फिर आपके खिलाफ वो सारे काम करते हैं। उनके स्कूलों को देखो, मैंने देख रहा था अभी स्कूलों में परंपरा चल पड़ी है, जो मेरे साथी ने अभी फोकस भी किया है कि सारे के सारे फेस्टिवल, पर्व जो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले हैं, जो उनको विकसित करने वाले हैं, जो उनके ब्राह्मणिकल सिस्टम को और मजबूत करने वाले हैं, जो उनकी जातिवादी व्यवस्था को विकसित करने वाले फेस्टिवल हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण, राम, सरस्वती ऐसे बनाया जा रहा है और आप समझ भी नहीं पाते। आप समझ भी नहीं पाते कि आपके सामने आपके बच्चे को, आपके खिलते हुए बच्चे को उन्होंने अपने में कन्वर्ट करने का उसके अंदर बीज बो दिया। आपका जब बचपन ही आपसे छीन लिया गया है तो कल्पना कर सकते हैं कि बड़ा होकर के वो सामाजिक कार्य में शामिल हो सकता है। आप कैसे इसको वॉश करेंगे उसके माइंड को? आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपका बच्चा लगभग 7 घंटे उनके पास रहता है और 7 घंटे में जो उनको टीचिंग दी जाती है उसका व्यक्तित्व बनता है। इसको बाबा साहब ने भी कहा है, उसको तथागत बुद्ध ने भी कहा है। आप तथागत बुद्ध की 4 लाइन जरूर पढ़ के देखेंगे। वो कहते हैं कि ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट व्हाट वी हैव थॉट, माइंड इज एवरीथिंग व्हाट वी थिंक वी बिकेम। हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच से बनता है, मस्तिष्क सब क्रियाओं को नियंत्रण करता है और जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। अब जब बच्चे की सोच को वो बचपन से विकसित कर रहे हैं, उसको राधा बना करके, उसको कृष्ण बना करके, उसको सरस्वती बना करके, तो आपके क्या संस्कृति वापस ला सकते हैं आप? क्यों बसिन साहब ला सकते हैं संस्कृति वापस आप? क्या वो वापस आप बनाते हैं कभी स्कूलों में आपके? क्या वो बुद्ध बनाते हैं कभी आपके स्कूलों? ओकी बनाएंगे आपके बुद्ध, ओकी बनाएंगे बाबा साहब, ओकी बनाएंगे रमाबाई, ओकी बनाएंगे सावित्रीबाई फुले, ओकी बनाएंगे फुले साहब आपको। और जिस संघर्ष को, मुहिम को हम लड़ रहे हैं, जिसको हम देश में बाबा साहब फुले साहब के मुहिम की बात कर रहे हैं, वो तो आपके हाथ से वैसे निकल जाती है। आप गिने चुने एम्प्लॉयज लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेट भी नहीं करते, किसी कारणवश उनकी कुछ जिम्मेदार रहती होंगी, मैं उन पर व्यंग्य भी कहूँगा। एक महत्वपूर्ण डिबेट में भी अगर भाग नहीं ले पाते हैं, अपने अधिकारों के, अपने स्वाभिमान के लिए जो बड़ी एफर्ट्स लगा करके हमारे साथी लोग, वामसिप के साथी लोग एक अर्जमेंट करते हैं, उसमें भी लोग नहीं आ पा रहे, जो उनके जीवन का, मरण का सिद्धांत यहाँ जुड़ा हुआ है। जानकारी लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानकारी होगी तब तो आगे बढ़ पाएंगे आप लोग। एक तो पॉइंट आप ये देखिए कि आप एजुकेशन के ऊपर आप उनको विकसित कर रहे हैं और अपने संसाधनों को उनके हाथ में दे रहे हैं। सरकार उनको कम बजट में उनको जमीन अलॉट करती है, किसी जंगल को अलॉट कर देगी और क्या तर्क दिया जाता है कि वो रोजगार को उत्पन्न कर रहे हैं। आप आंकड़े लो, भारत सरकार के द्वारा स्कूलों के आंकड़े लीजिए कि कितने टीचर आपके प्राइवेट स्कूलों में हैं, कौन कौन प्रिंसिपल आपके हैं, कौन कौन से चांसलर, वाइस चांसलर आपके बन गए देश के अंदर, कितने विद्यालय आप रन करते हो। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आप ध्यान से देखिए, आप कितने, आप गुलामी की तरफ तो खुद जा रहे हो। आप आंकड़े देखो, ये तो सामने दिखाई दे रहा है आपके। तो वामसिप ये विषय रख के ये कहना चाहते हैं कि कम से कम जागो, सजग रहो। बुद्ध की भाषा है सजग रहना, जागना। बाबा साहब ने क्यों बोला? बाबा साहब ने सिंपल वर्ड कहा कि टू एजुकेट आवर सोसाइटी। एजुकेशन की परिभाषा बाबा साहब ने क्या दी है? उन्होंने एक लाइन में क्या है? एजुकेशन का सिंपल मीनिंग है टू कल्टीवेट आवर ओन माइंड्स। मतलब माइंड को कल्टीवेट करना है। और माइंड कल्टीवेशन कब होगा? जब आप उस प्रक्रिया से गुजरेंगे। अब आपने प्रक्रिया बनाई नहीं है, सिस्टम बनाया नहीं है, तो आप प्रक्रिया से क्या गुजरेंगे? आपके पास संसाधन वो नहीं है जहां से आप गुजार सके इसको। कोई भी गोल्ड अगर ऑर्नामेंट में कन्वर्ट होता है या इसकी कीमत बढ़ती है, या उदाहरण के तौर पे यदि डायमंड भी अगर कीमती बनता है, तो डायमंड जमीन से निकलने के बाद कीमती थोड़ा होता है, उसकी कीमत तो नॉर्मल रहती है। लेकिन जैसे उसको एक जुहारी जो उसके बारे में नॉलेज रखता है, इसके लगता है, उस डायमंड को ऑर्नामेंट में या उसके गहनों में कन्वर्ट कर देता है, तो उसकी कीमत तो लाखों में चली जाती है। ठीक वैसे ही आपके बच्चे बचपन से आपके पास आते हैं, उनको एक सच्चा नागरिक बनाने की प्रक्रिया, सिस्टम आपके पास होना चाहिए। वो सिस्टम आपके पास है ही नहीं। जब तक आप सिस्टम स्वयं नहीं बनाते हो तो आप अपने बेहतर बच्चे को विकसित करने में सहायक नहीं बन सकते हो। एक तो मुद्दा ये था हमारा, इसलिए हमने कहा, एक सिंपल एग्जांपल मैं बार बार रिपीट भी करता हूं कि यदि आपको धान की उच्चतम कोटि की फसल लेनी है, धान अभी जो कटने जा रहा है, अभी तो अगर धान की आप फसल बोते हो, तो धान की फसल की गुणवत्तापूर्ण फसल लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? फसल बोने से पहले क्या करते हैं आप लोग? उसकी जो पौध बोते हो
अगर आपको 100 बीघे में फसल लगानी है धान की और आपको पौध बोने में 10 बीघे में पौध बोते हो, तो जितना प्रयोग आप उस पौध के ऊपर करोगे वो तय करेगी आपकी फसल कैसी होगी। ये तो मतलब है ना इसका। गुणवत्ता फसल की किस पर निर्भर करती है, उसमें बोई गई पौध पर निर्भर करती है। और जिस पौध में मिनरल्स, मैन्योर और साइंटिफिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज करोगे या प्रयोग करोगे उसके ऊपर करना पड़ेगा आपको। बोने के बाद तो आपको नहीं करना है, बोने के बाद तो उसकी देखभाल करनी है। लेकिन जब पौध आपकी ठीक नहीं है तो आपकी फसल भी ठीक नहीं होती है। ठीक वैसे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे आपके प्रॉपर कल्टीवेट हो नहीं पाए हैं तो आपकी फसल कैसे होती है, वो दिख रही है देश के अंदर। वो जय श्री राम के नारे लगा लग गए हैं। ध्यान से देखो, आपको मैंने देखा बैकवर्ड के एसटी के लोग भी बहुत सारे शामिल हो गए अब तो। मतलब जय भीम की बजाय वो अपने कुछ किसी कारण भी हो सकता है वो शामिल हो गए हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। मैं देखा हरिद्वार को, मैं तो पास रहता हूँ, हरिद्वार का विजिट कीजिए आप कभी कभी। अभी जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें कौन लोग होते हैं, ध्यान से देखिए आप। कांवड़ में मैं सिंपल बातें कर रहा हूँ आपके साथ, कोई विषय नहीं डिबेट का। जो देश में हो रहा है और जिसके द्वारा गुलामी आपके ऊपर आ चुकी है। कांवड़ में जो आज से 20 साल पहले कांवड़ में एक आध व्यक्ति जाता था। क्यों? लखनऊ से साथी आए हुए मेरे, एक व्यक्ति 2 आते थे। आज कांवड़ में कितने लोग जाते हैं? आज कांवड़ में पूरी भीड़, सरकार को व्यवस्था बदलनी पड़ती है, रूट बदलने पड़ते हैं। और एक कांवड़ वाला व्यक्ति, मैंने देखा सर्वे किया इसका कि गांव में से जो SC ST OBC का अधिकतर ये जो लोग हैं ये 10,000 रुपीज का लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। कांवड़ यात्रा में जाने के लिए ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं। आप ध्यान से देखिए और उस धार्मिक कर्मकांड को पूरा करते हैं। ये सामने दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए उसमें यदि मिनिमम मान के चलो अगर 1 करोड़ भी भाग लेते हैं, 1 करोड़ भी भाग लेते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए का तो बेनिफिट सीधे सीधे उनको मिल जाता है। फिर आप विकसित कैसे बनेंगे? आप डिटेल में मत जाओ, आप सामने देखो कि 10,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किसके पास चला गया। बीच में पंडाल कौन लगा रहे हैं? बीच में पंडाल कौन लगाता है? वो लाला वर्ग लगाता है। ध्यान से देखना, वही है सेठ जी भट्ट जी, जिसको फुले साहब ने सेठ जी भट्ट जी कहा है। मैं इस वर्ड को कहने जा रहा हूं कि जिसको फुले साहब ने सेठ जी भट्ट जी कहा है वो व्यवस्था आज भी जो तो दिखाई दे रही है। बस देखने का दृष्टिकोण नहीं बन पा रहा आपका कि वो जो वहां पे पंडाल लगते हैं सड़क किनारे, वो इंटरेक्ट करते हैं, आपको वहां पे खाना उपलब्ध कराते हैं। क्या वो फ्री में कराते हैं? वो सारा सिस्टम आपसे ले लेता है। 10,000 करोड़ रुपए का उनको एक हफ्ते में बेनिफिट हो जाता है। और मंदिरों में तो अलग बात है। आप कितने केस देख रहे हो, कितने आश्रम देख रहे हो, जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज, जितनी भी अमानवीय घटनाएं इन आश्रमों में की जा रही है वो वर्ल्ड के किसी देश में नहीं की जाती है। बहु बेटी की इज्जत कहाँ है बताइए आप। इसलिए मेरी आपसे अपील है, जो काम सावित्रीबाई फुले जी ने किया, जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, जो काम फुले साहब ने किया, वो सामने दिखता है कि महिलाओं को भी शामिल होकर के इसको अपने आप को सम्मान में लाना चाहिए। क्योंकि जिस राष्ट्र की वो कल्पना कर रहे हैं उसमें महिलाएं कहाँ बैठेंगी वो खुद देख लें अपना स्थान। अगर उनके सपनों का राष्ट्र बन गया, भारत तो बनेगा नहीं, अगर उनके सपनों का हिंदू राष्ट्र बनाने में सफल हो जाते हैं तो फिर महिलाएं कहाँ होंगी ये सामने दिखाई दे रहा है। सुनीता जी अच्छी तरह समझ गए जो मैं कहने की बात कर रहा हूँ। रामायण को पढ़ चुके आप, रामायण को पढ़ लीजिए, आप महाभारत को भी अध्ययन कर लीजिएगा, आप औरतों की स्थिति क्या थी आप देख लीजिएगा। मनुस्मृति को ज़्यादा समय नहीं बीता, उसको पढ़ लीजिएगा। अगर उनके सपनों का राष्ट्र बनाता है तो फिर आपकी स्थिति क्या बनेगी ये सामने दिखाई दे रहा है। तो मैं एक इंडिकेशन उनको भी देना चाहता हूं कि भारत के नागरिक होने के नाते वो अपने में बदलाव करें, वो भारत के संविधान के अनुसार आचरण करें और एक भारत में रह करके भारत राष्ट्र के अंगेज और दूसरा राष्ट्र बनाने का जो कल्पना कर रहे हैं, जो राष्ट्रद्रोह काम करते हैं, वो समय रहते सचेत हो जाए। ये मैं संघ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये कोई राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भारत राष्ट्र है, ये भारत राष्ट्र की। तो इसलिए एजुकेशन का होना ही इसको सचेत करेगा आपको, इसलिए अपने स्कूल होना कंपलसरी है। इसलिए उन लोगों ने इस बात को क्यों इतना जोर शोर से कह रहे हैं वो लोग, तो कितना हिम्मत वाले क्यों बन गए वो लोग, मुट्ठी भर लोग, क्योंकि वो जान गए कि आपके दिमाग के ऊपर लोगों ने ताला लगा दिया है, आपके बच्चों को बचपन से लोगों ने अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर दिया। इसलिए अपनी पौध को संभालना, इसलिए फार्मशिप एजुकेशनल ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके स्कूल बन जाएंगे। अरे बनने की प्रक्रिया लगभग हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, आप सबके सहयोग से जल्दी इसको बनाने का हम मादा पूरा कर देंगे, अपना कमिटमेंट पूरा कर देंगे। ये है। और उसका पहला स्कूल सहारनपुर में बनने की प्रक्रिया लगभग लास्ट मोमेंट पे चल रही है। इसके 2 फायदे होने वाले हैं आपको, समाज को। एक तो राष्ट्र को फायदा होने वाला है, ये स्कूल बनने से भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे एक सच्चे मानवीय दृष्टिकोण वाले बच्चे बनेंगे। वो एक ऐसे मनुष्य बनेंगे जो संपूर्ण मानवता के लिए बुद्ध की तरह काम करने वाले बनेंगे, वो संपूर्ण मानवता के लिए बाबा साहब की तरह काम करने वाले बनेंगे, वो संपूर्ण मानवता के लिए फुले साहब की तरह काम करने वाले बनेंगे, वो सावित्रीबाई फुले की तरह बनेंगे, वो कबीरदास की तरह बनेंगे, रविदास की तरह बनेंगे। ऐसे उनको गुणों को विकास किया जाएगा। हमारा उद्देश्य छोटा नहीं है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने कई बार योजना बताते हैं। जम्मू कश्मीर में ये अधिवेशन रखने का मूल कारण भी यही है
कि अपने स्कूल की व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाना है, इसका जो बजटिंग है कैसे करना है, ये कई बार हम कह चुके हैं। लेकिन हमने सिंपल योजना पे काम शुरू किया इसके ऊपर कि केवल 5 रुपये पर डे के कंट्रीब्यूशन से आप अपने संसाधन को डेवलप कर लेंगे। ओनली 5 रुपीज़ पर डे के कंट्रीब्यूशन से, अर्थात एक महीने में 150 रुपये कंट्रीब्यूशन करने से आप 5 लाख लोगों को भी इस मुहिम में जोड़ लेते हैं तो आप 7.5 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से आपके पास आ जाते हैं, और 1 साल में 90 करोड़ आपके पास आ जाते हैं, और 5 साल में 450 करोड़ अर्थात 4 अरब 50 करोड़ का टर्नओवर आपके पास आता है, जो आप लगभग 10,000 करोड़ रुपए अंधविश्वास के नाम पे उनको दे रहे हो। केवल अपने लिए यदि आप 4 अरब 50 करोड़ भी जनरेट करते हो, जो कर सकते हो, आपके हाथ में ही है, तो आपके विवेक जगाने के लिए अधिवेशन रखा जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आपको आज़ादी कितनी जल्दी करनी है, अपने आप को स्वतंत्र कैसे होना। आज़ाद तो आप हैं, कोई आपको गुलाम नहीं बना सकता देश में, क्योंकि बाबा साहब के दिया हुआ संविधान, हमारे बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार इस देश के हम मालिक हैं। हमें गर्व है कि हम देश के मालिक हैं। बस सत्ता किसी और को हाथ में दे रखिए, वो आपको संभालनी है। मालिक घर आपने बना दिया, देखभाल किसी और को दे दिया आपने, वो आपको वापस लेनी है। वो देखभाल खुद कीजिए और खुद अपने घर को सुचारू चलाने का आप टेक्निक को सीखिए, उसको जानिए। अब आते हैं आपका बैंकिंग प्रणाली। आप देखेंगे जब आपके स्कूल बनेंगे, जो बनने जा रहे हैं, तो जो स्कूल के जो एडमिशन प्रोसेस होता है आपका, मैं साधारण भाषा में बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ में कि जो स्कूल का प्रोसेस है, अगर 5 लाख लोग आपके उसमें कमिटमेंट में शामिल हो गए हैं तो 5 लाख लोग आपके बैंक के मेंबर बन जाएंगे, क्योंकि जो स्कूल आपका बनेगा उसके अकाउंट भी आपके बैंक में खुलेंगे। तो जैसे आपका स्कूल डेवलपमेंट होगा, पैरेलली आपका बैंक भी डेवलपमेंट किया जाएगा, क्योंकि वो खाता बच्चे कहीं और नहीं खुलेगा, वो बच्चे खाता आपके स्वयं के बैंक में ही खुलेगा, जो बाबा साहब के नाम पर ही है। अब उसका घोषणा बाद में डेवलपमेंट किया जाएगा। अब आप देखेंगे, अब मैं बैंक को जब स्टडी किया, आई एम ऑल्सो मास्टर इकोनॉमिक्स, मैंने देखा, सर मेरे साथ बैठे हुए थे, इकोनॉमी के जब मैंने भारत के हम पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि देश के जो नेशनलाइज बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक है, आपका पंजाब नेशनल बैंक है, जो भी गवर्नमेंट द्वारा चलने वाले बैंक हैं, आप उनके पैसे का प्रयोग कौन करता है, इसका आकलन करते हैं कभी आप? इकोनॉमी पढ़, भारत की इकोनॉमी एक बुक निकलती है, आप उसको पढ़ेंगे, जो भारत सरकार निकालती है, आप उसको देखेंगे, जो बैंक की इकोनॉमी है उसका प्रयोग कौन करता है, उसका 90% प्रयोग जो आपका ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जो लाला वर्ग बना दिया गया है, जो बनिया वर्ग है, जो उद्योगपति वर्ग का व्यक्ति है, या जिसको आप सामान्य वर्ग का व्यक्ति कहते हैं, या जिसको आप पता नहीं सवर्ण भी बोलते हैं, कुछ लोग गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो उसका प्रयोग उसको दिया जाता है। मान लो 90% पैसे का प्रयोग वो करता है। और अभी आप देखेंगे मार्केट में अगर वो बैंक से मिनिमम अगर उद्योग के नाम पे वो 4% के ब्याज पे लेता है पैसा, बैंक उसको बिना किसी विटनेस के दे देता है। देखा ना अभी कोई किंग फिशर का आदमी लेके भाग गया, 9,000 करोड़ रुपए लेके चला गया, कोई अडानी, कोई अंबानी, ऐसे बहुत सारे बांटा जाता है पैसा। और आपको अगर लोन दिया जाता है तो आपकी सारी प्रॉपर्टी चेक की जाती है, आपके पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं होती है, तो आपको बैंक लोन भी प्रॉपर नहीं मिलता है। आप उद्योग तो बात की बात है, और जब आपके पास उद्योग लगाने की पावर भी है लेकिन आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो आप देखेंगे कि एक बैंक में मिनिमम अगर 10,000 रुपये रखते हो आप, एक अगर मैं उनकी बात करूँ जो एम्प्लॉयज़ लोग हैं या जो बिजनेसमैन लोग हैं या जिनके पास स्वरोजगार के द्वारा अर्निंग सोर्स अच्छा बन गया समाज का, हमारे समाज बढ़ा बहुत आगे है, पीछे नहीं है। मैं बार बार इसको डिमोलाइज नहीं करूँगा, हम शक्तिशाली बहुत बने, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, SC OBC माइनॉरिटी के लोग उद्योगपति भी बने और बन भी रहे, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है, वो जमा कहाँ करते हैं? वो जमा आप अपने स्टेट बैंक में करते हैं, नेशनल बैंक में करते हैं या प्राइवेट बैंक में करते हो। 90% पैसा वो कौन यूज करता है? वो सामान्य वर्ग का व्यक्ति कर लेता है, जिसको बनिया वर्ग कहा जाता है देश के अंदर, वो कर लेता है, और 10% में आप जिसको को थोड़ा बहुत वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। अगर एक एम्प्लॉई या एक खाता धारक अपने बैंक में केवल 10,000 रुपये छोड़ता है और वो 1 करोड़ ही ऐसा काम करते हैं, तो 10,000 करोड़ रुपये पर मंथ आप उसको देते हो, अर्थात एक साल में आप उसको 120 करोड़ रुपये आप उसको दे रहे हो, जो उसके बिजनेस को बढ़ाता है। और वो कभी ध्यान से देखना, मेरी बात को मानना भी नहीं है लेकिन देखना है, जितने भी नए नए शहर डेवलपमेंट हो रहे हैं या जितने भी नई नई इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रही है, आप उनके आसपास के जो मेन रोड के जो जमीनें हैं, जो उसके उद्योग हैं, वो किसके हैं, ये चेक कर लो। चलो छोड़ो, आप ध्यान से देखिए, आप कितने बड़े गर्त में चले गए हो, आप समझ ही नहीं पाए और आपके हाथ से सारा हाथ निकल गया। वो जितने भी बड़े बड़े प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी हैं? वो सभी वो कहाँ से खरीद लिए लोगों ने? उनके पास सोर्सेज कहाँ से आ गया? उनकी इकोनॉमी इतनी एकदम कैसे बढ़ गई? आपकी इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ पा रही? ये मुद्दे जो देश के सामने थे उनको लाना बामसिफ का उद्देश्य बनता है कि रिसर्च करो, उसके ऊपर सोचो कि आखिरकार ऐसा कौन सा उनका ऐसा चमत्कार हो गया उनके जीवन में कि वो बड़े बड़े एसेट्स के मालिक बन गए, और कितने सालों में बने? विदिन 20-25 ईयर के सालों में बन गए। और आप 20 साल में जो थोड़ा बहुत संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, वो एकदम डाउनफॉल कैसे हो गया?
वो कैसे आप अपने बच्चे की नौकरी के लिए भटकने लगे हो, कैसे आपको सामने अंधेरा छा गया कि कल बच्चा क्या होगा, ये सोचने का विषय बनता है। तो आप इन विषय को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत का इकोनॉमी टोटली बेस्ड वो जातिवादी है। वो वापस उन्हीं संस्थानों को वापस ला रहे हैं। कुम्हार का काम करे, उत्तर प्रदेश सरकार का आपने देखा होगा, संदेश दिया हम लोगों ने, कुम्हार का काम करे, चमार का काम करे, है ना, धनु का काम करे, ये वो कहना चाह रहे हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है कि जो उनको क्रीम खाने का पहले उनके संस्कृति में मौका मिला हुआ था अंधविश्वास के माध्यम से, वो ऐसा मिलता रहेगा। इस देश के, अभी आपने केरल का आपने कई बार पढ़ा होगा, आप भी पढ़ते होंगे, केरला का जो कौन सा पूर्णा मंदिर समथिंग नाम क्या है उसका, उसके आपने देखा कितना गोल्ड है उसके पास, कितना गोल्ड है उसके पास, बताइए। मंदिरों में गोल्ड की जरूरत क्या है भाई? किसी भी धार्मिक संस्थान में, चाहे मंदिर हो, गिरजाघर हो या मस्जिद हो, उसमें गोल्ड की क्या जरूरत है? मैं सभी के लिए बोल देता हूं कि उसमें गोल्ड की आवश्यकता क्या है? वो ऐसा कौन सा भगवान है जो गोल्ड पहनता है? और फिर वो भगवान को जो अत्याचार दिखते हैं दुनिया में, वो क्यों नहीं दिखते हैं? अगर सारी सृष्टि में उसके द्वारा सारे काम होते हैं, मैं सीधे सीधे बोल देता हूं, अगर सारे काम उसकी ही अनुकंपा से होते हैं, जैसा वो कहते हैं धर्म के नाम पे कि सारा भगवान के द्वारा होता है, निहित होता है, तो फिर ये जो अत्याचार हो रहा है, बेटी के साथ बलात्कार होता है, गरीबों के घर लूटे जाते हैं, उनको अपमानित किया जाता है, ये उसे क्यों नहीं दिखता? वो उसकी श्रेणी में ये लोग क्यों नहीं है? ये तो सामने दिखा दे रहा है। इसका अर्थ ये बनाई हुई चीजें हैं जो जिसपे बहुत लोग काम कर रहे हैं। बुद्ध ने काम किया इसके ऊपर, फुले साहब ने काम किया, रविदास जी ने काम किया इसके ऊपर, कबीरदास जी ने काम किया, लेकिन हमारे समझ में तब भी नहीं आ रहा कि भाई ये तो एक उनके द्वारा बना हुआ एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपन्न होते हैं, और आप डर के हमारे इन चीजों को ढोते हो। मैं जो ये बात क्यों कह रहा हूं, मैंने जब देखा कि जो गाँव के या शहर की महिलाएं हैं, जैसे कोई धार्मिक पर्व आता है, वो कोई फेस्टिवल हो, कहले हम तो नहीं मानते लेकिन बच्चे कह रहे हैं इसलिए मानना पड़ता है, ऐसा तर्क देते हैं। मैंने कहा कि दिवाली क्यों मनाते हो? कहले कि नहीं, आसपास के लोग मना रहे थे, बच्चे मानते नहीं है, तो समाज में रहना है तो हमें मनाना पड़ता है। लेकिन मानता मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बोल तो समझ गए क्या वर्ड कह रहा? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मैं मन से बिल्कुल लेकिन आसपास होता है तो लिहाजा समाज में रहना तो हमें थोड़ा बहुत करना पड़ता है। अब आप सोचो, क्या ये महापुरुष ने कहा था आपको? जब इतने डर को आप जीत नहीं पाए इतने एजुकेशन के बाद, तो आप कर क्या रहे हो? आपको ये सोचना है। मैं आपकी धार्मिक जो व्यवस्था है या आपकी सोच, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, ना मेरा कहने का अधिकार में आता है। लेकिन जो महापुरुषों के रास्ते की अगर बात कर रहे हो तो फिर उनसे क्या सीखे आपने? जो जीवन मिला है, ये सुंदर जीवन मिला है, ये टाई सूट पहनने का अधिकार मिला है, ये तो केवल और केवल महापुरुषों के अथक प्रयास से मिला है। ये तो एक शब्द में बाबा साहब ने उन सब महापुरुषों के मिशन को पूरा संविधान में कर दिया, वो संविधान के तहत मिला है। तभी तो आर्टिकल 15(4), 16(4), आर्टिकल 15 से लेकर 19 तक आपको दिया गया, आर्टिकल 340 आपको दिया गया। आप पढ़ लेंगे, आप जानते हैं, क्योंकि डिबेट में ज्यादा जाऊंगा नहीं। आर्टिकल 340 मिल गया आपको, जिसमें बैकवर्ड क्लास का अधिकार मिल गया आपको पार्लियामेंट बनने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का अधिकार आपको मिल गया है, वो इस संविधान में लिखा हुआ है। ये सब कहां से मिल गया है? ये अथक प्रयास बाबा साहब के द्वारा किया गया है। और कब किया गया? केवल ज्ञान के द्वारा किया गया। आप सभी जानते हैं, आप इमोशनली भी जानते हैं कि बाबा साहब ने कितना बड़ा संघर्ष किया। क्या गोलमेज सम्मेलन में इतने राष्ट्र के आए हुए प्रतिनिधियों को और भारत के प्रतिनिधियों को कन्विंस करना आसान था? क्या उन राजा रजवाड़ों की सत्ता समाप्त करना आसान था? क्या इस देश के तथाकथित गांधीवादी लोगों को डिमोलाइज करना आसान था? जो कि एक छत्र काम था उनका, तो उनके साथ राजा थे, उनके साथ उद्योगपति थे, पूंजीपति उनके साथ थे, गांधी के रूप में वो संघर्ष कर रहे थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग। और गांधी जैसे व्यक्तित्व को हराना, उसके दिमाग का धुल देना, उसको सही व्यक्ति बना देना, ये तो बाबा साहब ने किया। गांधी जी को सही व्यक्ति बनाने का जो रास्ता दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। उनको सही ज्ञान की दिशा में लाने का रास्ता बाबा साहब ने दिया। ये तो गर्व के साथ कह सकते हैं हम लोग केवल। और बाबा साहब ने कितने सारे अपमान कहने के बावजूद, करने के बावजूद भी उन्होंने उसका प्रतिरोध नहीं किया, केवल ज्ञान से प्रतिरोध किया। कि वो जानते थे कि जिन लोगों ने मेरे को रात के समय इस पारसी धर्मशाला से निकाल दिया, वो कितने प्रभावी हैं फिलहाल, और यदि मैं इनके साथ संघर्ष करूंगा अकेले तो मैं इनके साथ समाप्त हो सकता हूं। तो केवल रास्ता कौन सा अपनाया? केवल ज्ञान का मार्ग अपनाया। और ज्ञान के मार्ग के द्वारा आज पूरे विश्व में किसका नाम लिया जाता है? केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम लिया जाता है। और पूरे विश्व ने कैसे उनको नवाजा? द सिंबल ऑफ नॉलेज इन द वर्ल्ड। ये किसको मिला आज तक? संसार ने बाबा साहब को क्या बोला? ए सिंबल ऑफ नॉलेज। मान लो ज्ञान के प्रतीक में आपके महापुरुषों को पूरा विश्व मानता है, और आप दिवाली के नाम पे अज्ञानता को मानते हो। नहीं मानते हो? आपको पता होना चाहिए, हालांकि बोलना जरूरी है मेरे लिए, कि जिस वाहन पे बैठ के लक्ष्मी जी आती है वो वाहन कौन सा है आपका? उल्लू है। तो उल्लू के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे कि उल्लू को दिन में दिखता है, रात को दिखता है। उल्लू को तो चांदने में दिखता नहीं ना, लाइट में दिखता नहीं है।
तो लाइट में आपने दीपक जला ले रात को, तो फिर वो उल्लू तो कभी घर में आपके प्रवेश करता ही नहीं ना। तो लक्ष्मी साहब दरवाजे के बाहर हमेशा खड़ी रहती है, ओके, वो आपके घर में आती नहीं है। और आप बड़े घरों के साथ कहते हो हमको तो आने वाला है चीज़ें, क्योंकि आप वेट गलत दिशा में कर रहे हो। ये आपको देखना, वो तो करेंगे अपना काम, उनका धंधा है, उनको तो नियम है, उनका कायदे कानून है, उनको तो मना नहीं है। अब कभी कभी और सर्वे कीजिए, अगर हम उसके एक पार्ट है तो ये भी व्यवस्था का पार्ट है। ये गुरुधाम भी, जब गुरु रविदास जी भी उनके अनुसार हिंदू धर्म के ध्वजा वाहक हैं, उनकी बात मैं कर लेता हूँ। तो जब वो गुरु है हिंदू के नाम पे, तो गुरु तो फिर सबके होने चाहिए। तो इनके पर्व को केवल शुल्कास के चमार वर्ग के लोग ही को मनाते हैं, या बैकवर्ड के थोड़े बहुत एससी के लोग क्यों मनाते हैं, उसमें वो शामिल क्यों नहीं होते? थोड़ा सोचने का विषय बनता है। लेकिन जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, आपकी दिवाली आएगी, तो आप तो सबसे पहले लाल में लग जाते हो। फिर आपको देखना है कि करना क्या चाहिए आपको। कहीं ना कहीं अज्ञानता आपके अंदर है। वो ज्ञानी है अपने क्षेत्र में, अंधविश्वास में वो ज्ञानी है, ठीक है, और आप अंधविश्वास में अज्ञानी बन के बैठे हुए हो, तो ये आपको देखना है। तो ये विद्यालय खोलने का मेन मकसद यही है कि ये जो दिमाग के ऊपर जो एक जाला लगा दिया है अंधविश्वास का, वो सभी समाप्त होगा जब आपके पास सही दिशा में सही एजुकेशन का एक मार्गदर्शन आपके पास रहेगा। सो वी हैव प्लानिंग आवर ऑन प्लानिंग ऑल्सो, कि हम अपने विद्यालय खोल के ऊपर काम कर रहे हैं। बैंक के ऊपर हमने काम शुरू साथ करना ही है, क्योंकि आप देखेंगे कि 10,000 करोड़ रुपए का मंथली टर्नओवर भी आप इसको देते हो, तो ये कितना सारा पैसा है। अपने उन संसाधनों को जो वो सड़कों पे सिटी में डेवलप कर चुके हैं, उनको आप स्वयं करके अपने रास्ते बना सकते हो। ये आपको स्वयं को करना है, कोई आप करने लिए आने वाला नहीं है। ना बाबा साहब आने वाले हैं, ना रविदास जी आने वाले हैं, ना कबीरदास जी आने वाले हैं। आज करना आपको स्वयं ही है। इसलिए तथागत बुद्ध ने बोला अत्त दीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनो। और मूल मंत्र यही हमारा कि अपने द्वारा हम करेंगे। चौथा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत ही है कि न्यायिक प्रणाली क्यों होना चाहिए, क्योंकि देश में अगर सच्चा न्याय नहीं होता है तो आपको अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने का, पूर्ण रूप से एप्लीकेशन करने का राइट नहीं मिल पाता है, और आप गुनाहगार ना होते भी गुनाहगार में शामिल हो रहे हो। अब इस देश के जेलों के सर्वे किए हो, मैडम तो करते हैं इस पर काम, देखते भी हैं कि जेलों के सर्वे कीजिए आप अपने। जेल में कौन बंद है, बिना अपराध के, बिना किसी अपील के बंद है, उनकी कोई सुनवाई करने वाला भी नहीं बैठा है। वो कौन वर्ग के लोग हैं, वो सारे हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अधिकतर है। संख्या सबकी उनकी ज़्यादा है। आप कितना पीड़ित जीवन जियोगे और कितने समय तक जियोगे, ये आप पर निर्भर करता है। ये कोई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप कितना पीड़ित जीवन जीना चाहते हो, कितना दुखित जीवन जीना चाहते हो, कितने समय तक जीना चाहते हो, ये केवल और केवल आप पर निर्भर है। और जिस दिन आप इसको तोड़ दोगे, तिलिस्म को तोड़ दोगे, तो आप अच्छा सामान्य जीवन जीने का जो प्रक्रिया बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है उसको पूरा कर पाओगे। तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज तो इनिशियल डे है हमारा ये, कि जो 2 दिन का चिंतन, अभी 1.5 दिन का रह गया है, 1.5 दिन की जो चिंतन सभा है खासतौर पे कन्वेंशन के नाम पर रखा गया है, इसका संपूर्ण लाभ उठाएं और इस संख्या बल को ना देखते हुए एक क्वालिटी को देखते हुए आगे बढ़े। क्योंकि मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ, इस महान नगरी में खड़ा हुआ हूँ, इस महान देश की महान धरती पे खड़ा हुआ हूँ। अब उसमें अम्बारा यहाँ से 2 कदम की दूरी पर ही है। अम्बारा में जो चिनाब के किनारे जो निकला है, बौद्ध मठ निकला है, वो आपकी संस्कृति को सामने बता रहा है कि आप ये थे, आप ये हो, और आप उसको इग्नोर मत करें। आप उस संस्कृति के ध्वजावाहक बने, उसको पुनः नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला बनाने वाला जो कैलिबर आपके पास है, उसको पुनः स्थापित करें। और दूसरा, अभी मैं वैली गया था तो डल झील के किनारे जो तीसरी से हमारी धम्म संगति बैठी थी, जिसमें 500 अरहंत जो बौद्ध भिक्षु संघ के लोग बैठे थे, वो डल झील के किनारे बैठे थे, ओके। और उस डल झील के किनारे बैठ करके के उन्होंने जो मानवता का संदेश पूरे विश्व को दिया, भाईचारे का संदेश दिया और मनुष्य को दुख से विमुक्त होने का रास्ता बताया। आप उसके वंश के लोग हो। हम कोई हिंदू और मुसलमान या सिख, ईसाई, बौद्ध नहीं है। हम एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, एक मनुष्य के रूप में अपना जीवन यापन करके एक अच्छे गुणों के द्वारा या अवगुणों के द्वारा अपने पूरा करते हैं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन सच्चा धर्म यही है कि जो प्रत्येक मनुष्य के काम आए, और प्रत्येक मनुष्य को काम आने का मतलब निकलता है कि अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखें, अपने आसपास होने वाली घटनाओं का भी ध्यान रखें, और अगर अगला पड़ोसी भूखा है तो उसके घर में भी खाना जाए, इसकी व्यवस्था भी करें। ये संस्कार, ये चरित्र निर्माण आपके स्कूल से आएगा, इसी व्यवस्था का हम करने की बात कर रहे हैं। तो ऑनरेबल मेंबर, आप इसको गहराई से देखेंगे और जो विषय रखे गए हैं उन पे अपना रिसर्च पेपर तैयार करेंगे। ये पेपर आपको मिल जाएगा। ये जो सब्जेक्ट हैं इन पर आप अपना आर्टिकल तैयार करें, रिसर्च पेपर तैयार करें। इसकी कंबाइंड बुक छापी जाएगी और वह कंबाइंड बुक समाज की प्रेरणा बने, ऐसी आशा हम इससे कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय अधिवेशन जम्मू कश्मीर में इस धरती पर रखने का मूल उद्देश्य यही है कि आपको एक रिसर्चर के रूप में डेवलप करना है और आपको जो नींद से जगाना है जिसमें आप सोने जा रहे हो।
आप आलसी मत बने, आप आलस्य को त्यागें, सुबह उठें, सचेत होएं, जागरूक होकर इस मालिंग फेस करें और कम साधनों में भी अच्छा जीवन जीने का जो अभ्यास आपके पास है उसको पुनः लागू करें और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी बेटी को वो संस्कारी रूप में डेवलप करने के अभियान में सहयोग करें। क्योंकि आप देख रहे हैं आज की टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। आगे चर्चा मैं करूंगा आप लोगों के साथ, आप भी करेंगे कि टेक्नोलॉजी ये बहुत बड़ी वास्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है और ये आपके जीवन को प्रभावित ज़्यादा गति के साथ करने लगी है। ये भी है, इसका मतलब से दूर हो जाएंगे। इसका मतलब सही प्रयोग कैसे करना ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे बच्चे कहीं भटक चुके हैं। बहुत सारे बच्चे गर्ल्स बॉयज भी इसमें भटक चुके हैं, इसका प्रॉपर यूज करना नहीं जान पा रही है। इन सबको अपने स्कूलों के माध्यम से बताया जाएगा, इसी कल्पना हमने की है। और जम्मू कश्मीर के अधिवेशन में ये हम प्रस्ताव पारित करके निकल रहे हैं कि जो स्कूल इस 2025 में रन करने की योजना पर हमने काम किया है। जो पहला स्कूल बन जाएगा, ऐसी योजना हमने बना रखी है, वो चालू हो जाएगा। बैंकिंग प्रणाली सिस्टम डेवलप हो जाएगा। और जो बामसेफ क्या करती है ऐसा लोग पूछते रहते हैं, तो बामसेफ तो बहुत कुछ कर चुके हैं, कर भी रही है। जो स्कूलों से जो निकलेंगे अच्छे जो पौध निकलेगी वो अलग अलग देश के कोने में प्लांटेशन की जाएगी और एक छायादार वृक्ष बनके, एक फलदार वृक्ष बनके, एक खुशबूदार फूल के रूप में कन्वर्ट करके वो संपूर्ण मानवता को सुशोभित करेंगे। इसी आशा के साथ इस अधिवेशन में आपका स्वागत है और वेलकम है और उम्मीद है कि आप अपने सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इसका सदुपयोग करेंगे और जो आगे मंच बदलेगा उसमें आप लोग आएंगे, अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।